ओके सो हाय एवरीवन, दिस इज आनंद सेगुलर। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। यार मैं आपको इस चैप्टर को इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ा दूंगा भाई। आज हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और पीवाईक्यूज 2024 के सॉल्व कर रहे होंगे यहीं बैठकर। इस वीडियो को भाई मैंने पीवाईक्यूज के अंदर टाइप वाइज डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और 50 मिनट्स के अंदर हम लोग इस चीज़ को खत्म कर रहे होंगे। हो सकता है 1 घंटा लग जाए, बट 1 घंटे से ऊपर वीडियो नहीं जा रही होगी। हर चीज़ मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूँ जिससे कि आपका टाइम बर्बाद ना हो एक सेकंड भी। थोड़ा सा बताता हूँ हम लोग किस तरह से चल रहे होंगे। कॉन्सेप्ट पे हम लोग थोड़ा सा कम ध्यान देंगे एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। ये देखो पीवाईक्यूज हैं, ये सारे पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, एंड ऑल दैट, राइट। चलो अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ चीज़ें समझने की जरूरत है। क्या है समझना, एक मिनट को। वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे भाई एक पानी का जार है। अब भाई इसके मैंने इसको हीट करा, ठीक है, तो भाई इसके कुछ वेपर्स बनेंगे, है ना। ये वेपर्स हैं। जब इस पानी की सर्फेस के ऊपर वेपर्स कुछ अपना ऐसे करके प्रेशर डालेंगे, इस प्रेशर को ही हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये जो वेपर प्रेशर होता है 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन सी 3 चीज़ें? टेम्परेचर। अगर मेरे भाई मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना, तो ऑब्वियसली वेपर्स बढ़ेंगे। वेपर्स बढ़ने का मतलब क्या है कि जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ेगा। सिंपल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे चलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अब देखो समझना, अब अगर भाई यहाँ पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ना, अगर इनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तगड़ा है ना, तो भाई मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, है ना, और जिसकी वजह से वेपर्स कम बनेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर कम बन रहा होगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इतने ज़्यादा नहीं है। हम डायरेक्टली जब सवाल पे चलेंगे तो मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ। अभी ये बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। सवाल आपसे यहाँ से पूछे नहीं जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसके प्रेशर कम होगा, ठीक है। इसका सिंपल सा सिस्टम ऐसा है कि भाई यहाँ पर ऐसा समझ लो, एक और सिस्टम है कि ये है भाई कोका कोला, ये वाटर है H2O, ठीक है। ये रहा पानी, है ना। अब देखो भाई, मैंने भाई यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस की हीट दी, मैंने यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस की हीट दी, ठीक है। अब क्या है, ये कोका कोला है, ये 120 डिग्री पर बॉयल होगा, है ना। सो 100 डिग्री पर इसके वेपर प्रेशर कम बनेंगे, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। समझ गए बात को? आगे बात समझ, आगे चलते हैं यार। सवाल भी चलेंगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाली है। राउंड सॉल्व की बात करते हैं। इसके अंदर मेरे भाई 2 केसेस होते हैं। 2 केसेस कौन से होते हैं? एक जब सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों ही वॉलेटाइल होते हैं, मैं समझाऊंगा वॉलेटाइल क्या होता है। और केस 2 जब सॉलिड और सॉल्वेंट, आई मीन सॉलिड नॉन वॉलेटाइल होता है और सॉल्वेंट होता है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब ये है कि भाई सुनो, ये है ए, ये है बी, ठीक है। ये दोनों मतलब मिक्सचर है, ठीक है। अब देखो, हमेशा हम बी को बोलते हैं सॉलिड और ए को हमेशा हम बोलेंगे सॉल्वेंट। ध्यान रखना, ठीक है, इन चीज़ों का। आप सुनो, वॉलेटाइल होने का मतलब ये है कि दोनों चीज़ें उबलना चाहती हैं, ठीक है। और नॉन वॉलेटाइल होने का मतलब क्या है कि ये जो सॉलिड है वो उबलना नहीं चाहता। एग्जाम्पल के समझ लो, अगर मैंने यहाँ पर सॉलिड को ले लिया, मैंने लेट से फैंटा ले लिया, और सॉलिड को मैंने पानी ले लिया, दोनों उबलना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अगर जैसे केस 2 की बात करूँ, केस 2 के अंदर क्या है कि भाई मैंने सॉलिड में भाई पानी ले लिया, लेकिन सॉलिड को मैंने पत्थर ले लिया, है ना। पत्थर आई मीन बॉयल होना नहीं चाहता, राइट। तो हमें उसको बोलेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सिंपल, आगे चलते हैं। आप सुनो, इसके अंदर 2 केस मैंने आपको बताया। अब समझो, PT इक्वल्स टू PA+, यानी कि इस पूरे सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B। सिंपल है ना। अच्छा, अब प्रेशर ऑफ A का भी अपने आप में एक फॉर्मूला है, वो क्या है? P0A है ना। मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या होता है, सुनते जाओ। P0A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर फॉर्म, है ना। कि अगर ये बी होता ही नहीं, सोचो एक बार सोच लो, अगर ये बी होता ही नहीं, अगर ये इस बीकर के अंदर सिर्फ ऐसा होता हो भाई, सिर्फ ए होता है ना, तो इस बीकर के अंदर जो ए है, इसका जो वेपर प्रेशर है उसको मैं बोलता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। उसको हम बोलते हैं नॉट लगाकर, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्योर की बात करनी है तो हम बोलेंगे नॉट लगा देंगे, ठीक है। समझाऊंगा। और एक्स क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही पीबी के लिए होता है। पीबी के लिए हम क्या लिखते हैं? P0B(XP). जैसे भाई PA के लिए P0X लिखा, तो वैसे PB के लिए P0B(XP). अभी समझाऊंगा आपको, डरो मत, ठीक है। अभी हम सवाल पे चलेंगे, मजा आएगा आपको। अच्छा, ऐसा कुछ ग्राफ होता है, सिंपल सा ग्राफ है, आपको बस इस चीज़ को याद रखना है। क्या करना है? देखो ये 3 लाइनें मारो। आपको देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको यहाँ पे समझने की कम जरूरत है, याद रखने की ज़्यादा जरूरत है। केमिस्ट्री है, ठीक है। समझो, यहाँ से जब यहाँ पे जा रहे हो, है ना भाई, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 था, और यहाँ पे जाते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ A बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि क्या है, जैसे जैसे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A है वो बढ़ रहा है ना भाई, उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, बिकॉज ये जो PA है ये लाइन है वेपर प्रेशर ऑफ A की, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ से यहाँ जाने पर जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ B बढ़ रहा है ना, यानी कि 0 था यहाँ पे और यहाँ पे जाते थे भाई 1 हो गया, है ना। सो बेसिकली यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है वो देखो बढ़ता जा रहा है, और ये वाली लाइन कौन सी है? PB की, ठीक है। आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस उसको याद रखो एज वेल, ठीक है। अच्छा, एक बात उसका मतलब क्या है कि
ए इज़ मोर वॉलेटाइल देन बी। इसका मतलब क्या है समझना, जो पी ए है उस वो ज़्यादा ऊंचा है, वो यहाँ पे आ रहा है ना, और जो पी बी है वो यहाँ पर आ रहा है ना, यानी कि जो ए है ना, यानी कि जो पी ए है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, वो उसके ज़्यादा प्रेशर बन पा रहा है। क्लियर, आगे चलते हैं, है ना। अच्छा एक बात और, पी टी क्या होता है, टोटल प्रेशर, पी ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, और पी बी क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। ऑल्सो पी नॉट ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ओनली ए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन प्योर स्टेट, ये वाला सिस्टम, ठीक है। अच्छा, और पी नॉट ऑफ बी क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ओनली बी, सॉरी ये, ठीक है। सो बेसिकली ये है। अब मैंने आपको चीज़ें लिख के दी हुई हैं, आप समझ जाना। अब मैं आपको सवाल पे लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा मजा आएगा। इसमें क्या है देखो, इसमें क्या होता है कि जब ये वाला जो सॉल्यूट है अगर ये उबलना ही नहीं चाहता, अगर ये उबलना ही नहीं चाहता तो भाई इसका कोई वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं। तो हम क्या बोलते हैं कि पी बी को हम जीरो मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो टोटल प्रेशर है वो सिर्फ पी ए के बराबर ही होगा, यानी कि सिर्फ सॉल्वेंट के प्रेशर के बराबर ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब पी ए को मैं क्या कर सकता हूँ, पी नॉट ए एक्स ए, राइट। अच्छा जी, अब मैं एक्स ए को लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स बी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ आपको चीज़ याद रखनी है, जैसे कि आपको एक ये चीज़ याद रखनी है, और एक आपको चीज़ याद रखनी है, ये फॉर्मूला अच्छा से इसको याद रखना। ऑल्सो यहाँ से यहाँ हम कैसे बचे समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो पी टी आ गया है ना, पी नॉट ए इंटू 1 इज पी नॉट है, ठीक है, माइनस, है ना, पी नॉट ए माइनस पी है ना, हाँ, माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ठीक है। तो बेसिकली आ जाएगा, आप समझ पा रहे होगे। यहाँ से आप एक्स बी को अलग करोगे, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब सुनो, इस चीज़ को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना आपको, दैट्स इट, ठीक है। और ये किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ो, हटाओ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, बहुत यूज़ होता है पी वाई क्यूज़ के अंदर। क्या होता है ये, वाई ए इंटू पी टी इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। मैं समझा दूँ क्या है। वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। ध्यान से सुनो, वाई ए इज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी टी क्या है, टोटल प्रेशर, और पी नॉट ए क्या है, क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ओनली ए। ऐसे ही वाई बी क्या है, वाई बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस। जहाँ पे वाई आ गया वो वेपर फेस हो जाएगा, ठीक है। पी टी है टोटल प्रेशर, एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और पी नॉट बी है वेपर प्रेशर ऑफ ओनली बी, ठीक है। आपको उसको बहुत ध्यान से याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अब सवाल पे चलते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, सुनो। अब सवाल पूछते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन एट 27 डिग्री सेल्सियस गिवन एज 80 टॉर एंड 24 टॉर। जो लिखा है उसको लिखो पहले, है ना। प्योर बेंजीन दिया हुआ है, मैंने कहा भाई प्योर बेंजीन के लिए हम क्या करते थे, डॉट लगाते थे। मैंने कहा डॉट लगा दो, है ना। तो पी नॉट ऑफ बेंजीन हो गया 80 टॉर, लिखा हुआ है, चेक कर लो, ठीक है। और मिथाइल बेंजीन का था हमारे 24 टॉर, है ना, तो मैंने मिथाइल बेंजीन का 24 टॉर लिख दिया, बढ़िया। अब कह रहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन इन वेपर फेस, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, वाई ए और वाई बी को हम क्या बोलते थे, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, है ना। और हमसे पूछ रहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन इन वेपर फेस, यानी कि वाई पूछ रहा है ना। और बेसिकली वाई ऑफ मिथाइल बेंजीन, तो मैंने कहा वाई ऑफ मिथाइल बेंजीन को पूछ रहा है। अब करना क्या है भैया, सिंपल है, समझते जाना। देखो यार, सबसे पहले एक चीज़ समझो, देखो समझो कि आपको पता है, देखो मैंने बताया आपको उसका फॉर्मूला नहीं बताया ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल समझो। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आता है, मैंने कहा हाँ जी आता है। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, अग्रीड, है ना। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस पूछ लिया, यानी कि वाई ए पूछे, तो क्या करोगे, इस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को हटाओ और प्रेशर लगा दो। मतलब मोल फ्रैक्शन के अंदर भाई यहाँ पे मोल्स आते थे, वेपर फेस के अंदर आपको यहाँ पे भाई प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर लगाना है, सिंपल, ठीक है। एन को हटाओ और भाई यहाँ पे पी लगाओ, सिंपल है। आगे चलते हैं। वाई का आपको फॉर्मूला मिल चुका है, इसको थोड़ा सा याद रखना, आप समझो, बात खत्म हो गई। वाई मतलब इस वाले फॉर्मूले को अगर यहाँ लगाओगे तो क्या आएगा कि प्रेशर ऑफ मिथाइल बेंजीन अपॉन टोटल प्रेशर, है ना। टोटल प्रेशर का मतलब क्या है कि मिथाइल बेंजीन का प्रेशर प्लस बेंजीन का प्रेशर, बिकॉज बेंजीन और मिथाइल बेंजीन ही है इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे, है ना, देखो आपको सब कुछ दिया हुआ है कि 12 कहाँ से आया भाई, 12 हमारा, एक सेकेंड, ओके, प्रेशर ऑफ मिथाइल बेंजीन ना 12 क्यों आ गया, सो सॉरी वेट, तो 24 आएगा ना दोस्त, 24 आएगा, ठीक है। और प्रेशर ऑफ मिथाइल बेंजीन हमारा 80 दिया हुआ है, मिथाइल बेंजीन है ना, ओके वेट, यहाँ पे आएगा 24 प्लस प्रेशर ऑफ बेंजीन है हमको दिया हुआ 80। इसको सॉल्व करोगे आंसर आपका ये आ रहा होगा, ठीक है। The total pressure observed by mixing two liquids A and B is 350 mm Hg when their mole fraction is 0.7 and 0.3 respectively। यानी कि टोटल प्रेशर है, यानी कि P of A plus B is given at 350 mm Hg, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A आपको दिया हुआ है 0.7, मैंने यहाँ लिख दिया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B आपको दिया हुआ है 0.3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा,
कह रहा है द टोटल प्रेशर बिकम्स 410 mmHg इफ द मोल फ्रैक्शन आर चेंज टू 0.2 एंड 0.8, यानी कि पी ऑफ जो टोटल प्रेशर है आपका हो जाता है 410 जब आपका मोल फ्रैक्शन 0.2 और 0.8 हो जाता है, यानी कि एक्स से आपका 0.2 हो गया, एक्स भी आपका 0.8 हो गया। बढ़िया। कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज व्हाट, है ना, मैंने कहा यार कि खुद कर दिया आपको चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ ए, मैंने कहा यार ये चाहिए आपको, सिंपल। ठीक है, अब करना कैसे, बड़ा सिंपल है। देखो आपको मैंने बताया था, कहाँ बताया था भैया आपने, सुनना जरा, पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स पी, याद है, इसी को उठा के मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा मैंने, बहुत बढ़िया। एक बार इसके लिए पी टी लगाओ, मैंने कर देंगे यार 350, ठीक है। अब सुनो, पी नॉट ए आपको दिया हुआ है क्या, चेक करो जरा, अभी तो नहीं दिया हुआ है ना, तो मैंने कहा पी नॉट ए एज चेक करो, ठीक है। एक्स मेरे को दिया 0.7, फिर प्लस पी नॉट बी मैंने लिख दिया, एक्स बी की जगह मैंने 0.3 लिख दिया, यहाँ पे आ गया। फिर इस वाली इक्वेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओ, है ना, तो क्या होगा 410, ठीक है। एक पी नॉट ए ऐसे आ गया, एक्स ए के लिए हम लोग डाल देंगे 0.2, डाल दिया, पी नॉट भी ऐसे आ गया, एक्स बी के लिए हम 0.8 डाल देंगे, 0.8 डाल दिया। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, है ना, कुछ नहीं करना आपको, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा यहाँ से दो आपके इक्वेशन बनेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, इसको 1 नाम दो, इसको 2 नाम दो, 1 - 2 करोगे आपका आंसर, मतलब जिस माइनस जिस करोगे तो 1570 आएगा, जिस माइनस जिस करोगे तो दिस आएगा, पी नॉट आपका 314 mmHg आ जाएगा, दिस इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं और देखो कह रहा है, कहता है वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी आर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 50 एंड 100 टॉन। देखो मेरी बात सुनो एक सेकंड के लिए, मैं तुमसे ऐसा कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद ना तुमसे ये सोल्यूशन चैप्टर पक्का हो जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें टफ लगे, बिकॉज मैंने अच्छे सवाल लिए हैं, मैंने कोई लल्लू सवाल नहीं लिए हैं। ठीक है, सो बस जस्ट बी विद मी एंड वी कैन डू इट टुगेदर। ठीक है, 2024 और 2022 2023 के हम लोग को सवाल लिए हैं। ठीक है, अब सुनो, देखो कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल ए एंड बी, ठीक है, 50 और 100। ठीक है, मैंने कहा यार 50 ए लिख दिया और बी का मैंने 100 दिया। ठीक है, अब समझो। अच्छा एक बात तुम मुझसे पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पर ना कहीं पर प्योर नहीं लिखा, बट आपने नॉट क्यों लगाया है, थे ना, तो मैं आपको समझाऊंगा। मैंने कहा आपके लिए, चलो मैंने आपकी खुशी के लिए अभी नॉट हटा दिया। ठीक है, जो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, समझते जाना। ठीक है, अब सुनो, कह रहा है द इफ द लिक्विड मिक्सचर कंटेन्स 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना, तो भाई मैंने कहा ए लिख दिया 0.3, और द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज इज दिस। अब समझो, वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछ रहा है, कर देंगे, वाई भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है अगर एक्स से आपका ये है तो एक्स भी हमारा 0.7 हो जाएगा, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो भाई 1 - 0.3 करोगे तो भाई 7 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। क्लियर, हमारे पास बेसिकली ये चीज़ कुछ चीज़ें हैं। अब आपको पूछ रहा है डब्ल्यू आई मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, कैसे करेंगे, बहुत आसान है। मैं वो क्या सिखाया था, इधर आओ, अरे इधर आओ, तुमसे कहा था इन चीज़ों को याद रखना, बस काम आ जाएगी। इस वाले को मैंने यहाँ से कॉपी करा, ठीक है, सॉरी, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब समझो, ये दिया हुआ है x/17 लिख दिया। ठीक है, पी टी, ठीक है, कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। देखो पी टी हम लोगों ने कैसे लिखा, पहले हम आपको बताते हैं कि पी टी हम लोगों ने लिखा कैसे, पहले समझो। पी टी के लिए हम यहाँ पे आएंगे, क्या करना है, पी टी को पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स। हाँ जी, पी नॉट ए कहाँ है भैया, पी नॉट ए। अब देखो यहाँ पे मैटर है, आपको ध्यान समझना, कह रहा है टू वर्ल्ड लिक्विड ऑफ ए एंड बी आर 50 एंड 100 टॉन, है ना। यहाँ पे आपका कॉमन सेंस आपको काम कराना है ना, कि भाई अलग अलग लिक्विड्स है ना, तो भाई इसका मतलब ये इनका जो 50 और 100 टॉन दिया हुआ है, इनका पी नॉट ही दिया हुआ है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भाई आपके यहाँ पे पी नॉट लिखा हुआ था। ठीक है, दिस इज द मैटर। अब समझो, पी नॉट है हमारा 50 है, 50 डाल दिया, एक्स है मेरा 0.3 है, 0.3 डाल दिया, पी नॉट भी मेरा 100 है, 100 डाल दिया, एक्स भी क्या है मेरा 0.7, 0.7 डाल दिया। इसका सॉल्व करना, 85 आपका आंसर आ जाएगा। अब 85 उठा के हम डालेंगे यहाँ पर, मैंने कहा बहुत बढ़िया। एक्स भी आपको दिया हुआ है 0.7, डाल दो भाई। ठीक है, पी नॉट भी आपको दिया हुआ है 100, यहाँ से आप डाल दो। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करोगे, आपका x = 14 आ जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर है 14, सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन वगैरह क्या होते हैं, समझते जाना, बहुत आसान है। दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। ठीक है, आइडियल कौन से होते हैं, जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब भैया आपने हमें बताया नहीं राउल्स लॉ क्या होता है, मैं बता रहा हूँ ना, राउल्स लॉ जानने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज तुमसे जेईई में सवाल ही नहीं पूछेगा बेटा बताओ डिफाइन राउल्स लॉ, नहीं भाई, जिस तरह के सवाल आते हैं उस तरह के सवाल करा रहे हैं आपको। क्लियर है, अब सुनो, ओबे करता है राउल्स लॉ को, और टोटल प्रेशर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू टोटल प्रेशर एक्सपेरिमेंटल। मतलब क्या है इसका समझना, मैं आपको इस बात का थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि कहाँ गया हमारा, वेट एक सेकंड सुनना, इसको समझाया। तो देखो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है,
इस फॉर्मूला से आप टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि सुनना, ये एक सोल्यूशन है, ठीक है। मैंने एक थर्मोमीटर, मतलब मैंने कुछ जिससे प्रेशर हम नापते हैं, मैंने वो वाली मशीन लगाई और मुझे पता लगा कि भैया इस पर 100 mmHg का प्रेशर है, ठीक है। ये तो मुझे एक्सपेरिमेंट ही पता लगा ना, मैंने कैलकुलेट थोड़ी करा, है ना। अब अगर मैं इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करूँगा तो भाई मैं उसको बोलूँगा कि टोटल प्रेशर कैलकुलेटेड, ठीक है। थर्मोमीटर वाला है मेरा एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, और ये वाला है मेरा कैलकुलेटेड। समझ में आ गई बात, आप समझो। सो बेसिकली अगर कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वाला बराबर आ जाता है तो भाई हम कह रहे हैं ये एक आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो भाई ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन बी के इंटरेक्शन के बराबर होगा। अरे जैसे कि समझो ना, एक मिनट बात सुनो, ये एक आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है, ठीक है। आप समझो, ऐसा समझ लो, H2O है हमारा सॉल्वेंट, सुन तो जाना एक मिनट के लिए, ठीक है। और आपका भाई सॉल्ट है हमारा सॉल्यूट, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह का इंटरेक्शन सॉल्ट और सॉल्ट के बीच में है ए, और जिस तरह का इंटरेक्शन H2O और H2O के बीच में है, अगर सेम तरह का, सेम लेवल का इंटरेक्शन सॉल्ट और H2O के बीच में हो गया तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ भाई ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। समझ में बात को, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको उसको याद रखना है ना कि अगर ए और बी का इंटरेक्शन बराबर है बी के इंटरेक्शन के, तो भाई हम उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, सिंपल। और इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, इसमें क्या होता है, देखो जैसे ना, अब क्या होता है, ये एक जार है, ठीक है। मैंने H2O और सॉल्ट को भाई इसके अंदर मिला दिया, तो अब इनको देखो यार, बेसिकली केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, लेकिन अगर डेल्टा H मिक्स है ना, यानी कि भाई जो मतलब मिक्स करने के बाद जो हीट है, अगर चेंज इन हीट नहीं होता है तो भाई हम बोलेंगे कि भाई ये एक आइडियल सॉल्यूशन है, यानी कि अगर चेंज इन हीट 0 है वी विल कॉल इट आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ऑल्सो अगर इन दोनों को मिलाने के बाद में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, भाई तुम सोचोगे ये तो बहुत अजीब सी बात है भैया, वॉल्यूम में चेंज कैसे आ जाएगा, भाई आता है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। अच्छा, डेल्टा वी मिक्स 0 है तो भाई ये आपका वो है, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन है। डेल्टा एक्स मिक्स पॉजिटिव है तो ये आइडियल है, और डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव है तो ये आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। इनको एल्फाबेट याद रखना है, ठीक है। अच्छा सुनो, नॉन आइडियल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। दोनों ही, अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है मतलब क्या है, इट डजंट ओबेस राउल्स लॉ, यहाँ पे भी इट डजंट ओबेस राउल्स लॉ। आप समझो, बहुत आसान है, प्ले करके हो रही है भाई, ठीक है। हाँ अब सुनो, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ भाई ओके, अब सुनो, मैं बोल रहा हूँ अगर टोटल प्रेशर कैलकुलेटर कम है एक्सपेरिमेंटल से तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन है, अगर कैलकुलेटेड प्रेशर ज़्यादा है एक्सपेरिमेंटल से तो हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन है, सिंपल, ठीक है। ऑल्सो अगर ए और बी का इंटरेक्शन ज़्यादा तगड़ा है ए बी से तो हम बोलेंगे पॉजिटिव है, अगर ए और बी का इंटरेक्शन कम है ए बी से तो हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन है, सिंपल, ठीक। ऐसे ही अगर सब कुछ भाई सुनो, डेल्टा एच और डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन है, डेल्टा एच और डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव है तो हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है। बाकी डेल्टा एस मिक्स और डेल्टा जी मिक्स हमेशा सेम ही रहेंगे, ठीक है। हमेशा डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव होगा, यहाँ भी नेगेटिव होगा, ठीक है। बेसिकली आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आते हैं और बच्चे फंसते हैं। सुनो, ये आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है, ये पॉजिटिव डेविएशन का, और ये नेगेटिव डेविएशन का। सुनो एग्जाम्पल कौन से हैं, क्लोरोब्यूटिन प्लस ब्रोमोब्यूटिन, मतलब अगर आपको दो चीज़ें दे दी, लेट से क्लोरोब्यूटिन और ब्रोमोब्यूटिन, ठीक है, तो अगर आपको सुनने में एक जैसे लग रहा है कि भाई तो सेम है ना, ब्यूटिन ब्यूटिन एक ही फैमिली के हैं, तो भाई ये हैं, ये बनाएंगे एक आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑल्सो बेंजीन और टोलिन हमेशा एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, ब्यूटेन और पेंटेन एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, ठीक है, समझ के आगे चलते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का ये है, नेगेटिव डेविएशन का ये है। अब सुनो, ये तो तुम भाई खुद ही पढ़ लोगे, मैं आपको इसको याद करने की थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आप सुनते जाना, अब आपके लिए मजा आ गया है ना, ट्रिक तो आ गई भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, पहली बात, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको इसे प्रायोरिटी वाइज फॉलो करना है। जैसे कि अगर आपको कहीं पर भी दिख गया कि भैया CCl4 के साथ में कुछ भी है, कुछ भी, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन, ध्यान रखना। अगर CCl3 के साथ में कुछ भी आ गया देन इट इज़ नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि CCl3 और CHCl3 दोनों भाई सेम ही बात है ना, बिकॉज इसमें एक H लगा हुआ होता है ना, तो ये भी बुक भी मत कर देना कि CHCl3 और CCl3 में तुम कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर CCl3 किसी के साथ में है तो भाई नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, अगर C6H6 किसी के साथ में हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और अगर कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड, तो वो एसिड किसी के साथ में है तो वो शो करेगा नेगेटिव डेविएशन, ठीक है जी, बात समझ में आ गई है। इस चीज़ को आप यहाँ से कर सकते हो
खुद, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एसिड प्लस समथिंग विल गिव यू नेगेटिव, चेक कर लो, HNO3 इज एन एसिड, कुछ भी दिया होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है नेगेटिव डेविएशन, इस तरह से, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एज इट इज याद रखनी है, समझो, C2H5OH प्लस H2O विल गिव यू पॉजिटिव डेविएशन, ऑल्सो CH3 2CO प्लस CH2 विल गिव यू पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। ये PYQ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान सुनते हैं ना, ठीक है। ऑल्सो ठीक है, HCl, हाँ अब देखो जैसे कि यहाँ पे एसिड है, एसिड के साथ में कुछ भी आएगा क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन, तो देखो, ठीक है। ऑल्सो कुछ बात ध्यान रखनी है कि क्या बोलते हैं, हाँ, CH3 2CO प्लस C6H5NH2 अगर आ गया तो भाई यहाँ पे हम इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन है, क्लियर है। तो बेसिकली ये और ये चीज़ सेम है, बट CS2 और C6H5NH2 के आने से ये पूरा सिस्टम अलग हो जाता है, ठीक है। CS2 आपको क्या दिखाता है, पॉजिटिव, ये क्या दिखाता है, नेगेटिव, सिंपल, आपको याद रखना है। अब मैं आपको सवाल पे लेके चल रहा हूँ, हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सुनो। कह रहे आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम नॉट फ्लो, पॉजिटिव डेविएशन, ज़रा पढ़ना चालू करो भाई, आओ ज़रा देखें, स्टार्टिंग से चालू करते हैं। स्टार्टिंग से चालू नहीं करते, सुनो मैं बताऊँगा स्टार्टिंग से हमने क्यों चालू नहीं करा, यहाँ देखें, CHCl3, अच्छा CHCl3, ओके, चेक करते हैं। CHCl3 के साथ में कुछ भी आएगा ये होगा नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, यानी कि दिस इज नेगेटिव डेविएशन, ये भी CHCl3 है, ये भी नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनो, CH3 2CO, CH3 2CO, ठीक है। अगर यहाँ पर C6H5NH2 आ जाएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखो, तो भाई ये हो जाएगा क्या, नेगेटिव डेविएशन, ये हो गया नेगेटिव डेविएशन, राइट। और अगर CH2 आ गया तो क्या हो जाएगा, चेक करो, पॉजिटिव डेविएशन। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, आया काम, आंसर कौन सा सही है, डी, सिंपल है। आगे चलते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, लास्ट टॉपिक है, और फिर हम बहुत सारे सवाल करेंगे, आपको मजा आएगा, सुनना। पहली बात, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती क्या है भैया, सुनना। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। कोई समझ नहीं आया, अरे फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, सुनो मेरी बात, यहाँ करते हैं, मजा आएगा, सुनते जाना। वैन फैक्टर, अच्छा थोड़ा समझा दूँ, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है बेसिकली 4 तरह की होती हैं, ठीक है। और वो ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये पानी है भाई, ठीक है, भले ही मैं इसमें सॉल्ट डालूं या फिर शुगर डालूं, इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को फर्क नहीं पड़ता, नहीं, इट डिपेंड्स नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, तुमने सॉल्ट कितना डाला है उस पर डिपेंड करेगा, मगर तुमने सॉल्ट डाला है या शुगर डाला है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता, कुछ भी डालो, क्लियर है, अब समझना। वैन फैक्टर आई क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। आई इज नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। मुझे पता है कि मैं आपको बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, बट मैं बता रहा हूँ ना, आपसे सवाल होंगे डायरेक्टली, सुनते जाना। नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, और हम इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है एज इट इज, ठीक है। ऑल्सो ये तो थोड़े काम के नहीं है, बट ये बहुत काम का है, कौन सा, आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, सुनो समझाता हूँ, हाउ टू फाइंड आई, सुनते जाना। अभी आई के अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी, आपका जो आई है ना आगे यूज़ होगा, सुनना। डिसोसिएशन क्या होता है भाई, जैसे कि ये MgCl2 लिखा हुआ है ना, अब ये MgCl2 आपको पता है टूटेगा, है ना, ये एक Mg और 2Cl में टूटेगा, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि I इज़ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। जैसे कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 + 2 कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3, और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, भैया बिफोर में तो एक ही था तो 1 आ जाएगा। इस तरह से I आपको निकालना होता है। मैं आपको समझाता हूँ, डरना मत। फॉर डिसोसिएशन मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, I = 1 + n-1 इंटू अल्फा। क्या बोल रहा हूँ, I = 1 + n-1 इंटू अल्फा। ध्यान से सुनो, यहाँ पर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड। कितने आयंस प्रोड्यूस हुए इस वाले सिस्टम में, चेक करो। 1 MgCl2 विल गिव यू 1 Mg + 2Cl, यानी कि 1 + 2 = 3। तो यहाँ पे हमारा n हो जाएगा 3, सिंपल, ठीक है। अच्छा अल्फा यहाँ पे क्या, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो जनरली आपको 100% डिसोसिएशन मिलेगा, है ना, मैक्सिमम केसेस के अंदर, बट हो सकता है आपको नहीं मिले, तो फिर मैं आपको बताऊंगा जो भी करना है, ठीक है। अभी आप समझो कि ये होता है सिस्टम, ठीक है, बढ़िया। एसोसिएशन में क्या होता है भैया, लेट्स से अब यहाँ से, मतलब अभी हम लोगों ने यहाँ से हम यहाँ गए ना, ऐसे, अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ जाओ, मतलब 2Cl + 1 Mg विल गिव यू MgCl2, ठीक है। अब ध्यान से, इसका फॉर्मूला क्या होता है आई के लिए, I = 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा। जैसे कि यहाँ पे n-1 तो यहाँ पे 1/n-1 है, और यहाँ पे n क्या है,
नंबर ऑफ आयंस, कितने मिलकर ने एक आयन बनाया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 2 + 1 दैट इज 3 हो जाएगा, है ना। तो भाई यहाँ पे n = 3 है। समझ पाए मेरी बात को? आगे चलो, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, अब क्या होगा अगर भैया कोई एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, है ना, तो I = 1 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है, समझ गए। अब समझाऊंगा, डरो मत, बिल्कुल मत डरो यार, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या, अगर सॉल्यूशन, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक सॉल्यूशन है और मैं इसके अंदर भाई पानी की मात्रा बढ़ा रहा हूँ इस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि मैं इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, और इसका मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बढ़ने से आपका वैन हॉफ फैक्टर यानी कि आई भी बढ़ रहा होगा। बिकॉज आई का फॉर्मूला क्या है भाई, ये है, यानी कि भाई आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। जैसे जैसे अल्फा बढ़ेगा आई बढ़ेगा, है ना, सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, काम आता है, ठीक है। अब 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको फटाफट पढ़ाता हूँ, कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, फिर हम सवाल पे चलेंगे, आपको क्लियरिटी ऐसे आ जाएगी, ऐसे, ठीक है। सुनो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में होता क्या, समझो यार, कुछ नहीं होता, कुछ फॉर्मूला याद रखो, सिंपल, ठीक है। P0A - PT अपॉन P0A = IXB। P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ए व्हाट इज ए, मैंने आपको हमेशा बताया, ए होता है सॉल्वेंट और बी होता है सॉल्यूट, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है। ए इज सॉल्वेंट, बी इज सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ ए ऑफ सॉरी प्योर ए मतलब प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। पीटी क्या है, टोटल प्रेशर, फिर अपॉन P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। आई आपको पता है ये अपना वैन ऑफ फैक्टर, और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अच्छा, अब मोल फ्रैक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। ऑल्सो कभी कभार हो सकता है हमें इस तरह की ट्रिक्स आजमानी पड़ जाए, जहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन के अंदर आपको NB का कुछ बताया ना गया हो, ठीक है, तो हम फिर उस टाइम NB को 0 लेते हैं, ठीक है। तो भाई जब 0 लेना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, इसको इग्नोर कर दो तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, सिंपल। मैं आपको सवाल कराऊंगा, मज़ा आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो एक नया फॉर्मूला है कि ये देखो, हर जगह LHS सेम है, तो भाई यहाँ पे भी LHS सेम है, यहाँ पर RHS थोड़ा सा अलग है, क्या, I इंटू मोलैलिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैंने बता दिया, अब भूल जाओ उसको, ठीक है। सवाल कराऊंगा आपको, हर एक चीज़ समझ में आएगी, सुनना। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है, डेल्टा TB = I इंटू KB इंटू M, ठीक है। डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है TB - T0B। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ध्यान से, BP क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और T0B क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी। प्योर बी क्यों है भैया, अरे भैया क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है यार, सिंपल है कि नहीं, यहाँ ना बोलो, बहुत बढ़िया। स्मॉल m इज मोलैलिटी, KB क्या है, KB इज एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, क्लियर है, शाबाश, ठीक है, इनको याद रखना, दैट्स इट। सवाल कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, DFP इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा DF = I इंटू KF इंटू M, भैया ये तो इसकी तरह लग रहा है, बिल्कुल सेम ही है ऑलमोस्ट, बस KB की जगह KF लगा दो, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब सुनो, डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है T0F - TF, ध्यान रखना, यहाँ पे नॉट बाद में आया था और यहाँ पर नॉट पहले आया है, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना है। T0F - TF = I इंटू KF इंटू M, आपको पता है TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, T0F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी, M क्या है, मोलैलिटी, KF है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, यहाँ पे भाई था एब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ये है भाई हमारा क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। आगे चलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करते हैं, बस कुछ आपको फॉर्मूले रटने हैं, दैट्स इट, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज व्हाट, पाई = IMRT, यहाँ पे I है हमारा वैन ऑफ फैक्टर, M इज मोलैरिटी, R है आपका 0.083, ठीक है, या फिर 1/12 कह सकते हो, और T आपका है टेम्परेचर, सिंपल। प्रेशर आपका, सॉरी, पाई आपका आएगा प्रेशर इन ATM, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी बातें और बताऊंगा। 2 सोल्यूशन है, ठीक है, अगर इन दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों का बराबर है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोनिक है, सिंपल। अगर इसका π1 ज़्यादा है और इसका π2 0 है, यानी कि सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और इसका कम है, तो भाई हम बोलेंगे कि π1 जो है, सॉरी 1 इज़ हाइपरटोनिक, ज़्यादा हाइपर है, ज़्यादा है उसका यानी कि हाइपर है, और जिसका कम होता है हम उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। ऑल्सो सिमिलरली अगर π2 का ज़्यादा हुआ, आई मीन सोल्यूशन 2 का पाई ज़्यादा हुआ, तो हम उसको बोलेंगे π2 इज़ हाइपरटोनिक, एंड यहाँ पे 1 हार रहा है तो 1 इज़ हाइपरटोनिक, ठीक है। बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, दैट्स इट। अब मैं आपको सवाल पे लेके चलता हूँ, आपको मजा आएगा। सबसे पहले सवाल कराते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का। किस तरह का सवाल आता है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, समझना।
कह रहे हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड ए इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस टू मेक द सॉल्यूशन। छोड़ो, एक एक पढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड ए इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मैंने कहा भाई एक जार बनाओ, 100 ग्राम पानी डालो, ठीक है, और एक ए सॉलिड को इसमें डाल दो। मैंने कहा ठीक है। टू मेक द सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ दैट ऑफ प्योर वाटर। ध्यान से सुनो उसको, ध्यान से सुनो। कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ दैट ऑफ प्योर वाटर। यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है ना इज रिड्यूस, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है रिड्यूस हो गया है टू हाफ ऑफ द क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ द प्योर वाटर। यानी कि क्या होगा कि भाई मैं जब पानी को हाफ करूँगा तब भाई वो जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो बराबर हो जाएगा। इस बात से सहमत हो क्या? सही है ना। वेपर प्रेशर हाफ है देन पानी, है ना, तो अगर उसको बराबर करना है तो भाई ऑब्वियसली पानी को तुम बाय 2 करो तभी तुम्हारा बराबर हो पाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें इतना तो सिंपल सी बात समझ में आती होगी। आगे चलते हैं। कह रहे हैं द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.76। मैंने कहा ठीक है यार, ये हो गया, है ना। और एक बात और, प्योर वाटर के लिए ये लगा देंगे, ठीक है, बिकॉज क्या है, प्योर है, सिंपल। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ए एडेड इज, है ना, बोल रहा है भाई इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स एन बताना है, एन बताओ कितना। मैंने कहा कर देंगे एन ऑफ सोल्यूट कितना है, सिंपल। ठीक है, अब सुनो करना कैसे होता है भैया, सुनो। आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा भैया यहाँ पे तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आएगा। कैसे, मैंने को बताया था कि इधर आओ, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट करा। अब समझो करना क्या है। पी नॉट ए क्या है भाई, पी नॉट ए इज़ वॉट, पी नॉट ए इज़ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट। ठीक है, पी ऑफ H2O, सही बात है, बिकॉज भाई यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो पानी है और ए इज़ सॉल्यूट। ठीक है, तो पी ऑफ H2O, ठीक है, माइनस टोटल प्रेशर, है ना। टोटल प्रेशर क्या है मेरा भाई, मुझे बताओ, है ना। टोटल प्रेशर इज पी ऑफ H2O, सॉरी एक सेकंड रुको, पी नॉट ऑफ ए आएगा, ठीक है, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी टी। टोटल प्रेशर हमारा आएगा, अच्छा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ना, बिल्कुल ठीक है, टोटल प्रेशर विल बी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, पी ऑफ H2O/2। तो मैंने कहा यार यहाँ पे इसको लिख देते हैं एज इट इज, दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे ये करा, यहाँ पे भी ये करा। पी नॉट ऑफ ए इज़ वॉट, यानी कि ऊपर जो लिखा हुआ यहाँ पर, तो भाई यहाँ पे जो लिखा है हमने इसको यहाँ पे मार दिया, सिंपल। ठीक है, अच्छा आई मार दिया। ठीक है, अब देखो एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है? मैंने कहा अभी तो नहीं पता, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख दिया। ठीक है, अपॉन में एन ए प्लस एन बी, है ना। अब देखो यानी कि एन ऑफ H2O प्लस एन ऑफ ए, एन ऑफ H2O प्लस एन ऑफ ए, यानी कि एन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब मैंने बोला कि ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पी ऑफ H2O/2 आ जाएगा, है ना। अरे भाई इसको x मान लो, माइनस x/2, x माइनस x/2 क्या होता है मुझे बताओ, x/2 होता है ना। ऐसे ही आपको करना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पी ऑफ H2O/2 और यहाँ पे लिखा हुआ तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया एवरेज। ठीक है, आगे चलते हैं। आई लिखा, एन ऑफ सॉल्यूट लिख दिया। अब ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी कैसे करेंगे, आपको पता है भाई 100 ग्राम पानी दिया हुआ है, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। भैया मास आपको दिया 100 ग्राम, मोलर मास आपको पता होता है H2O का 18 होता है, नहीं पता तो अब जान लो। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन होता है एक का, तो 2 हाइड्रोजन 2 के हो जाएंगे, 16 + 2 18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मास अपॉन मोलर मास। मैंने कहा भैया यार सॉल्यूट का, ये जो सॉल्यूट है भाई इसका मुझे मास ही नहीं दिया है, मास ही नहीं दिया है, अब क्या करें, देयर यू आर। अब हम लोग इस वाले हम लोग यूज़ करेंगे, यानी कि अब हम अगर इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो भाई मैंने यहाँ लिखा नो इन्फॉर्मेशन और मैंने इसको करके 0 मान लिया। मैंने कहा हटाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम एजम्पशन लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और आई इंटू एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100/100/18। ठीक है, इसका सॉल्व करोगे एन सॉल्यूट आ जाएगा 5.55। सिंपल आंसर आपका आ चुका है। आगे चलते हैं। ठीक है, देखो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का सबसे खतरनाक सवाल यही था, बाकी इसके जैसे सब आसान ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का चलते हैं, बहुत सिंपल है, देखना। आ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट Ab2 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखो ये है भैया पानी, ठीक है, 100 ग्राम वाटर है और Ab2 10 ग्राम है। ठीक है जी, बॉइल्ड एट 100.52 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है 100.52 डिग्री सेल्सियस, बहुत बढ़िया। द डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ एनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इज इतना।
ठीक है, यानी कि आपको अल्फा पूछ लिया। ओके ओके हाँ, और आपको हाँ अच्छा बेसिकली आपको अल्फा ही पूछा है। अब देखो करना कैसे होता है, कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं, जैसे कि के भी आपको दिया हुआ है, कहाँ गया 0.52, ये रहा के बी इक्वल टू 0.52, मैंने यहाँ लिख दिया है ना। अब करना कैसे है, आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको के बी दिया हुआ है, इसका मतलब आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। ये भैया आपने कहाँ पढ़ाया था, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो तुरंत। ठीक है, के बी का एक ही फॉर्मूला है, वो ये है, दैट्स इट। ठीक है, आप सुनो, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी इंटू एम। ठीक है, डेल्टा टी बी की जगह मिलेगा टी बी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, अब देखो आई की जगह मैं लिख रहा हूँ, आई का मैंने आपको फॉर्मूला क्या सिखाया था, देखो समझो एक बात और, ये डिसोसिएशन हो रहा है ना, तो डिसोसिएशन के लिए आई का फॉर्मूला क्या था, आओ जरा चेक करते हैं, मेरे साथ आओ। ये देखो, फॉर डिसोसिएशन आई इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। क्लियर है, अब आओ, आई 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, अब देखो 1 का 1 एवरेज आ गया, एन देखो यहाँ पे एन कितना होगा, जरा चेक करते हैं, आओ 1 प्लस 2 कितने हो गए 3, तो भाई मैंने यहाँ पे एन की जगह 3 डाल दिया, 3 माइनस 1 इज 2। ठीक है, वो भी देखते हैं आगे। अल्फा आपका एवरेज रहेगा। ठीक है, अच्छा के बी आपका 0.52 आपको दिया हुआ था, ये चेक करो, यहाँ पे डाल दिया। अच्छा एम क्या है, एम इज मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉलिड इन केजी। ठीक है, तो हमारा सॉलिड है Ab2, मास ऑफ सॉलिड हमारा H2 है, केजी में H2 है। क्लियर है, अच्छा आगे चलते हैं फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ab2 का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, सो बेसिकली मास हमारा आ गया 10 ग्राम, मोलर मास आ गया 200। ठीक है, 10 ग्राम कहाँ से आया, यहाँ से आया, और जो हमारा मोलर मास है Ab2 का वो आपको दिया हुआ है, देखो जरा चेक करो, ये देखो Ab2 का मोलर मास आपको दिया हुआ है। ठीक है, सबका ही आ गया। अच्छा ऐसे ही मास ऑफ H2 कहाँ दिया भैया, 10 ग्राम दिया हुआ है, मैंने कहा 10 डाल दो यहाँ पे, 10 ग्राम दिया हुआ है, एक गलती लिखी है मैंने यहाँ पे, एक मिनट को, यहाँ 10 है। ठीक है, और ये ग्राम के अंदर दिया हुआ है ना, अपने को चाहिए केजी के अंदर, केजी के अंदर क्या करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड मारोगे। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व करोगे, अल्फा तुम्हारा 5 इंटू 10 की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, और आपको यही निकालना था, सिंपल। आगे चलते हैं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसका क्या सवाल है, करेक्ट, कंसीडरिंग एसिडिक एसिड डिजॉल्व इन वाटर, इट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इज दिस। करते हैं, पहले ज़रा लिखते जाते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। ठीक है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट आपको दिया हुआ है 6.25 इंटू 10 की पावर -5, के मिलेगा ये। ठीक है, अच्छा इफ़ ओके 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 हाँ, अब देखो कंसीडरिंग एसिडिक एसिड डिसोसिएशन वाटर है ना, यानी कि ये जो किस तरह से डिसोसिएट करेगा आपको ये भी पूछा गया है ना। तो बेटा यहाँ पे आपने ये लिखा, ये देखो चेक करो। ठीक है जी, तो मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, शाबाश। अब सुनो, ओके अब इफ़ 5 ml ऑफ एसिडिक एसिड इज डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1 लीटर पानी के अंदर आपने 5 ml एसिड डिजॉल्व कर दिया। मैंने जो जो लिखा मैं बस बनाता जा रहा हूँ भाई, सिंपल। ठीक है, कह रहा था सोल्यूशन विल फ्रीज एट इतने डिग्री, यानी कि टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग है -x इंटू 10 की पावर -2। ठीक, बहुत बढ़िया। अब इतने सब कुछ तो आपको दिया हुआ था, भैया आगे करना क्या है, सुनो बात सुनो, आपको समझ में आया कि भाई अपने को कहाँ गया, KF दिया हुआ है, KF का मतलब क्या है, अपने को एक ही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, डेल्टा TF इक्वल्स टू आई इंटू KF इंटू एम। ठीक है, डेल्टा TF को डेल्टा TF ऐसे रन दो, KF को ये लिखो, M को हम आप जानते हो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया, N ऑफ एसिड, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, सो भाई देखो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिखा हुआ है, देखो ये देखो, है ना। अब आप बोलोगे भैया ये तो लीटर में दिया हुआ है पानी, है ना, तो देखो इसका भी समाधान सुन लो। ये क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है भाई, पानी का जो डेंसिटी होता है हमेशा आपको दिया होता है भाई 1 होता है, अरे भाई हट जा, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास, यानी कि जितना वॉल्यूम है उतना ही मास है, सिंपल। ठीक है, तो बात समझ में है आपको, यस। ठीक है, सो बेसिकली अगर यहाँ पे 1 लीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका 1 kg आप लिख सकते हो, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब एन ऑफ एसिड निकालना है सबसे पहले। देखो आई तो हम निकाल ही देंगे, वो तो बात की बात है, पहले एन ऑफ एसिड निकालो, कैसे करेंगे सुनना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मैंने कहा ठीक है, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्यों भैया, भैया देखो सुनो, एसिड का तुम्हें मास कहीं दिया हुआ नहीं है, चेक कर लो जरा, खुद ही चेक करो, कहीं चेक कर लो, नहीं दिया हुआ। ठीक है, डेंसिटी दी हुई है, चेक करो, डेंसिटी ऑफ एसिडिक एसिड 1.2। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, मोलर मास तो है नीचे। अब सुनो ध्यान से, अब बहुत ध्यान से, डेंसिटी की जगह मैंने लिखा 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, फिर वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 5 ml। ठीक, और यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है, डेंसिटी इक्वल्स टू
ग्राम ml होता है, ठीक है। मैं गलती से मोल लिखा होता, वो ml है। अब सुनो, मोलर की जगह आप क्या लिखोगे, मोलर मास की जगह क्या लिखोगे, ये देखो 60 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा भाई यहाँ की जगह यहाँ तुम 60 लिखो, ठीक है। ml से ml मर गया, ग्राम से ग्राम मर गया, वगैरह वगैरह हो गया। n ऑफ एसिड आ गया 0.1 मोल। इसको उठाकर हम यहाँ डाल देंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश, ये चीज़ तो आ गई। अब आई निकालना, आई कैसे निकालेगा, आपको पता है ये क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन के लिए हम क्या बोलते हैं, आई इक्वल 1 प्लस एन प्लस 1 इंटू अल्फा। अब देखो ये कितने हो रहे हैं, 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो रहे हैं। एन को जब तुमने 2 डाला, 2 माइनस 1 विल बी 1, आई इक्वल 1 प्लस अल्फा हो गया, सिंपल है। फिर यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा, हाँ अब देखो सुनो, आई इक्वल 1 प्लस अल्फा। अब अल्फा कैसे निकालें, अल्फा के लिए भाई एक फॉर्मूला होता है के अपॉन एम अंडर रूट के अंदर, ठीक है। एम क्या है भाई, मोलैरिटी, ठीक है। के आपको दिया हुआ था, चेक करो, ये रहा, यहाँ डाल दिया, ठीक है। मोलैरिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए, 0.1। कहाँ से आए, ये देखो चेक करो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया हुआ लीटर के अंदर क्या, 1। मैंने कहा ए मार दो, 1 मार दो, ठीक है। सबको सॉल्व करोगे, आपका अल्फा 0.025 आ जाएगा। अल्फा उठा के यहाँ डालो, आई आपका ये आ जाएगा, आई को उठा के यहाँ डालोगे, आपका डेल्टा टी एफ आ जाएगा। आंसर इसका कमेंट से देना, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। और सुनो, जिसका आंसर सही हो मैं उसको लाइक भी करूँगा, ठीक है। चलो, कह रहे मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल टू बी एडेड 18.6 kg ऑफ वाटर टू प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट एट -24 डिग्री सेल्सियस kg। ओके, मास ऑफ इथिलीन, ओके समझ गया। देखो 18.6 kg वाटर है, मैंने कहा ठीक है यार, इस आपने इथिलीन ग्लाइकोल x ग्राम डाला है, ठीक है। बोला भाई ये कितना x ग्राम डालूं सच दैट जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, द प्रोटेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट एट -24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक नई चीज़ है क्या, कि प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैंने इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड करा है। प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है डेल्टा टी एफ। देखो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आपको हो सकता है इस तरह से फंसाएं, ठीक है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज के अंदर आपको फंसा सकते हैं, वरना ये चैप्टर बहुत फॉर्मुला बेस है, ठीक है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू 24 डिग्री है, खत्म हो गया कहानी। डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ये यहाँ डालो, आई हमारा वन होगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं बताया, तो भाई हम लोग जब कुछ नहीं होता तो आई को 1 लेते हैं, ठीक है। के एफ हमारा हो गया 1.86, ये चेक करो, ये आ गया। एम हमारा क्या मोडालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। सो बेसिकली कहाँ गया, हाँ ये सब हो गया। एन बी को हम बोलेंगे मास अपॉन मोलर मास, ठीक है भाई। मास को हमने बोला एक्स, तो भाई मैंने बोला एक्स को मास ले लो, और मोलर मास आपको दिया हुआ है, चेक करो, ग्लाइकोल का मास होता है 62, ठीक है, तो आपने 62 डाल दिया। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है, 18.6 kg है, मैंने डाल दिया। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा था सोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग विद हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एट लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इज। ये देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है, सुनना जाना ईजी है बट अच्छा है। सुनना, आपको पता लगे कि अच्छा हाँ भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, ये हम लोग यूज़ होगा। मैंने कहा हाँ जी, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ एम। अब देखो आपको समझ में आया कि भाई इन सब के लिए, ठीक है, आई तो पता ही नहीं है, के एफ भी पता ही नहीं है ना, तो भाई बेसिकली डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, ठीक है। अब भैया स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होता है, सुन ये भी सुन लो, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या बोलते हैं, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। और भैया सॉल्यूट है ना भाई, सॉल्यूट को मैं बोलता हूँ बी, यहाँ भी आएगा। बात समझ में आ रही है ना, थोड़ा तेज तो नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी का मतलब क्या है, कि सॉल्वेंट को हमेशा हम ए बोलते हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब ध्यान समझो, बहुत ध्यान से, यानी कि इन सब के अंदर चेक करना, 180 ग्राम 180 ग्राम 180 ग्राम 180 ग्राम है। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि सबके लिए एम बी तो बराबर है, यानी कि मैं इसको तो निगलेक्ट कर दूँ। मैंने कहा भाई यहाँ पे हटाओ, इसको क्रॉस करो, ये कोई काम का नहीं है। अच्छा जी, ऐसे ही मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब जरा चेक करो, क्या आपको सॉल्वेंट का कहीं पे मेरा भाई मास दिया हुआ है किसी के भी अंदर, इसको भी कहीं छोड़ दो, यहाँ पे बेसिकली मास नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा और आपको अंदर घुसा हुआ है, बट वैसे देखो इन बेंजीन लिखा हुआ है, इन वाटर लिखा हुआ है, इन बेंजीन लिखा हुआ है, आपको मास दिया ही नहीं है, तो भाई मास को भी हटाओ, जब ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है इसको हटाओ ना, ठीक है। अब देखो डेल्टा टी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट ऑफ बी, समझ में आ गया ना। 1/mb कैसा है, बिकॉज न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, ठीक है। दोस्त का दोस्त दुश्मन, वो सॉरी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है, इस तरह से। सो ये आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या, सुनो बहुत ध्यान से सुनो। मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिसाइड कर रहा होगा, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं कौन सा सॉल्यूट है। एक एसिडिक सॉल्यूट है,
एक बेंजोइक एसिड है और एक ग्लूकोज। मैंने कहा सबका ज़रा आप मॉलिक्यूलर वेट निकालो। मैंने कहा इसका 60 है, इसका 122 है, इसका 180 है, यानी कि जिसका सबसे कम MB होगा उसका सबसे ज़्यादा TF होगा। वही हमसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट, ठीक है। तो ना ये है ना ये है, और ये हमारा येस है, बिकॉज हमें चाहिए हाईएस्ट। और सबसे हाईएस्ट किसका होगा? जिसका MB सबसे कम होगा, यानी कि भाई ना ये है ना ये है, सबसे कम MB ये है। इसका मतलब डेल्टा TF फॉर एसिटिक एसिड आएगा। बट यहाँ पे एक दिक्कत है भैया, क्या? एसिटिक एसिड 2 में है। दिस वॉज द गेम, ठीक है, इसलिए मैंने सवाल तुम्हारे लिए लिखा है। देखो अब या तो ए होगा या बी होगा, या तो ए होगा या फिर बी होगा। अब एक लॉजिक समझो, ठीक है। कभी कभार आपको एग्जाम के अंदर कुछ ऐसे आप फंसोगे, तो यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखना, बताता हूँ क्या। देखो अब हम लोग पूरा TF निकालेंगे, सॉरी है ना, अब हम लोग पूरा TF निकालेंगे दोनों चीज़ों के लिए, ठीक है। निकालते हैं। तो बेसिकली 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है ना, ऑब्वियसली। अच्छा MB का वाले, MB के बारे में सोचो, है ना। बल्कि एक्चुअली है क्या यहाँ पे, पता है क्या होगा? देखो दोनों ही एसिडिक एसिड है ना, तो बेसिकली हम लोग मास ऑफ सॉलिड तो भूल जाएंगे, ठीक है, बिकॉज 180 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। बट अब हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं भूल सकते, ठीक है, बिकॉज आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि इन 1 लीटर ऑफ एक्वा सोल्यूशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/MB। अब हम डिसाइड ऐसे करेंगे कि भैया डेल्टा TF, सुनते जाना, डेल्टा TF इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B इंटू मोलर मास ऑफ मास ऑफ A, ठीक है। ये देखो बड़ा B और छोटा M, ठीक है। बड़ा M का मतलब क्या होता है? मोलर मास, और छोटा M का मतलब होता है मास, ठीक है। आप सुनो, देखो A के लिए, ठीक है, MB क्या है? 60, और B के लिए भी MB के लिए भी एसिडिक एसिड है ना, तो भाई MB यहाँ पे 60 है। अब देखो समझो, अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करनी है, ठीक है। ध्यान से देखोगे ना, तो एसिड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ एक्वा सोल्यूशन। देखो आपको ना थोड़ा सा इसमें हिंट दिया हुआ है कि यार 1 लीटर ऑफ एक्वा सोल्यूशन के अंदर है वो, ओके। मतलब अच्छा, एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई पानी है ना, बेसिकली पानी के अंदर आपने एसिडिक एसिड डाला है इस वाले के अंदर, है ना। आपको बताया था कि डेंसिटी पानी की 1 होती है, यानी कि जितना वॉल्यूम होता है उतना ही मास होता है, जितना वॉल्यूम होता है उतना ही मास होता है। यानी कि अगर आपको 1 लीटर दिया हुआ है, यानी कि मैं उसको बोल सकता हूँ 1 kg पानी है। मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, बिकॉज 1 kg पानी है भाई। ये MA किसके अंदर होता है? kg के अंदर होता है, आपको पता होगा, राइट। 1 आ गया, अच्छा जी। बट इसके बारे में तो आई डोंट नो भाई, इसके अंदर तो कुछ दिया ही नहीं है ना। अब हम चलेंगे प्रोबेबिलिटी से। यहाँ पे आ गए भाई मैथ्स की बात, सुनते जाना। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मास ऑफ दिस बेंजीन 1 से तो ज़्यादा ही होगा। अरे भाई 1 तो सबसे कम होता है ना, 1 से ज़्यादा ही होगा, समझ रहे हो। तो भाई यहाँ पे कुछ भी आएगा वो आएगा 1 से ज़्यादा ही, है ना। तो अगर ये चीज़ अगर 1 से ज़्यादा आ गया, सोचो ये लेट्स से 2 आ गया, है ना, तो भाई ये चीज़ क्या हो जाएगी? ये चीज़ छोटी हो जाएगी, है ना। हाँ, तो मतलब बेसिकली आपको डेल्टा TF ये आने वाला है, सिंपल, समझ गए बात को, है ना। सो आपको आई थिंक समझ में आएगा कि हाँ भाई आपको चीज़ों को किस तरह से टैकल करना होता है, ठीक है। तो डेल्टा TF आपका आंसर ए वाला सही है। क्लियर, आगे चलते हैं, ओके। तो कई बार आपके साथ ऐसा आएगा तो आपको चीज़ों को इस तरह से करना होगा। व्हाट हैपेंस टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नैप्थलीन इज एडेड टू बेंजीन। ध्यान समझो क्या होता है ना, ये जो नैप्थलीन का बॉल होता है, कहाँ गया नैप्थलीन का बॉल? ये होता है एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे अरे भैया ये पानी है, ठीक है, इसमें मैंने भाई पत्थर डाल दिया, है ना। पत्थर डालने का मतलब क्या है कि भाई इस पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना, सॉल्यूशन है ना, तो क्या होता है कि डिक्रीज हो जाएगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो भाई आपका डी आंसर सही है, डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल। आगे चले, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं, लास्ट है, सुन दिया ना। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डायल्यूट सॉल्यूशन इज इतना, ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेम सॉल्यूशन एट 283 केल्विन इज व्हाट? सिंपल है, कह रहा है π1 7 ये इतना है, और कितने टेम्परेचर पे? 273 केल्विन पर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेम सॉल्यूशन एट 283 केल्विन कितना है, ये पूछा है। मैं कर देंगे भाई पाई इक्वल्स टू सी नहीं लिखनी है यहाँ पे, MRT M क्या होता है? मोलैरिटी, ठीक है। एक बार इसके लिए लगा दो, तो 7 × 10⁵, ठीक है। M एज इट इज, R एज इट इज, T को हमने ये लिख दिया ऐसे ही।
एक बार इसके लगा दो तो भाई पाई 2 डाल दिया हमने, बिकॉज ये पाई 2 है। 283 केल्विन यहाँ पर आ गया, MR सेम रहेगा। इन दोनों को तुम डिवाइड करना, आपका आंसर पाई 2 इक्वल टू दिस आ जाएगा। सिंपल, आगे चलते हैं। कह रहे कंसिडर द डिसोसिएशन ऑफ द वीक एसिड HX एज गिवन बिलो। ठीक है, इसमें क्या है कि बेसिकली HX एक एसिड है, वो टूट रहा है इस तरह से, बेटे का बढ़िया है। के आपको दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, आप समझो। कह रहे हैं भाई द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.3 m एक्वा सोल्यूशन ऑफ HX एट 300 केल्विन इज व्हाट। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, मैंने कहा लिखो। ठीक है, आपको मोलारिटी बता दी, मैंने कहा ये लिखो। ठीक है, HX आपको ये दिया हुआ है कुछ इस तरह से, है ना, तो मैंने कहा यहाँ पे लिख दो, और के आपको दिया हुआ है, मैंने कहा ये लिखो। ठीक है, अब करना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। फॉर्मूला बताओ, पाई इक्वल्स टू IMRT। मैंने कहा हाँ जी, आई तो एल्फिड रहेगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। ठीक है, और M आपका दिया हुआ है, मैंने कहा डाल दो। R आपका पता है, आपको डाल दो। T आपको पता है, डाल दो। ठीक है, अब पाई निकालने के लिए बस एक ही दिक्कत आ रही है, वो क्या है, I है। अगर I आ जाए तो भाई पाई आ जाएगा। सही बात है, मैंने कहा हाँ जी। I को कैसे निकालेंगे, आपको पता है। ये क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, देखो चेक करो, डिसोसिएशन हो रहा है। तो I का फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन के केस में 1 + n - 1 × अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे n आपको पता है क्यों, 1 + 1, या फिर ऐसा देख लो कि 1 से 1 बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे n क्या होता है, R इसमें कितने मोल्स बन रहे हैं, ऐसे समझो, 1 + 1 2। ठीक है, n को मैंने जैसे यहाँ पे 2 डाला, 2 - 1 यहाँ पे 1 हो गया। सो बेसिकली I = 1 + अल्फा आ गया। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ गई, अल्फा मिल जाए तो मुझे I मिल जाएगा, I मिल गया तो भाई मुझे पाई मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है, अब अल्फा कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको ये सब दिया हुआ है, के वगैरह। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा = KA/m और अंडर के अंदर। ठीक है, और ये बड़ा M होता है मोलारिटी। ठीक है, के आपको दिया हुआ है, डाल दिया, मोलारिटी आपको दी हुई है, डाल दी। इसको आप सॉल्व करना, अल्फा 0.02 आ जाएगा। अल्फा आ गया, इसको डाके इसमें डालो तो I = 1.02 आ जाएगा। 1.02 डाके इसके अंदर डालोगे ये, तो आपको ये सब मिलके 76 × 10⁻² आ जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 76। सिंपल, आगे चलते हैं। वी हैव 3 एक्वा सोल्यूशन NaCl लेबल्ड एज ABC विद कॉन्सेंट्रेशन ये मैंने कहा बहुत बढ़िया। द वैल्यू ऑफ Van't Hoff फैक्टर I फॉर दिस सोल्यूशन विल बी इन ऑर्डर। अब देखो बहुत अच्छा सवाल है, अगर तुमने कहीं और से पढ़ा तो तुम शायद नहीं कर पाते, समझना। कह भाई तुम्हारे 3 सोल्यूशन है, एक का मोलारिटी ये है, एक का मोलारिटी ये है, एक का मोलारिटी ये है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कह भाई Van't Hoff फैक्टर बताओ किसका होगा। ठीक है, एक तुक्का वाला इंसान क्या करेगा, बोले भैया देखो ऐसा है, मोलारिटी कुछ तो हमें लग रहा है, तो बराबर तो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ सबसे कम है, यहाँ सबसे ज़्यादा है, सॉरी यहाँ सबसे ज़्यादा है, यहाँ सबसे कम है, यानी कि जो भी ऑर्डर होगा वो ABC के अंदर होगा, यानी कि भाई ये भी नहीं हो सकता बिकॉज ये ACB है ना। तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, बिकॉज ऑर्डर ABC है, ऑर्डर ABC है। ठीक है, बट तुम पढ़ते हो RN भैया से, अब हम बताएंगे कैसे करना है, सुनो। ठीक है, अगर तुम नहीं आता तो तुम भाई तुक्का मारते और शायद तुम्हारा तुक्का सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे भी कर सकते हो। बट सुनो करना कैसे, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या, मतलब डेफिनेशन क्या होती है कि इतने मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, है ना, यानी कि 0.1 इन 1 लीटर, 0.1 मोल इन 1 लीटर। ऐसे 0.01 मोल इन 1 लीटर और 0.001 मोल इन 1 लीटर। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या, अब बताऊँ, सुनते जाना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। कहाँ गया दोस्त, हाँ, ये देखो ये रहा। अगर आपने डाइल्यूशन बढ़ाया, अल्फा बढ़ेगा, I बढ़ेगा उससे। ठीक है, अब देखो, अब मज़ा आएगा, समझना। यस सर, सुनो, 1 लीटर पानी है, ध्यान से, 1 लीटर पानी है, इसके अंदर 0.1 मोल पत्थर है, या फिर 1 लीटर पानी के अंदर 0.01 मोल पत्थर है, या फिर 1 लीटर पानी है और इसके अंदर 0.001 मोल पत्थर है। अब मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा डाइल्यूट कौन सा है, मुझे बताओ डाइल्यूट कौन सा है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कम सॉल्यूट है, जिसके अंदर भाई पानी ज़्यादा है वो डाइल्यूट ज़्यादा है, सिंपल। या फिर जिसके अंदर सॉल्यूट कम है वो डाइल्यूट ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं डाइल्यूशन की बात करूँ तो भाई C सबसे ज़्यादा डाइल्यूट है, फिर B है, फिर A है, यानी कि A सबसे गाढ़ा है और C सबसे डाइल्यूट है। बात खत्म हो गई। क्यों, जितना ज़्यादा पानी होता है उतना ज़्यादा I की वैल्यू होती है। तो मैंने जो इसका ट्रेंड है वही IA, IB और IC का ट्रेंड होगा, यानी कि अपना सही आंसर कौन सा है, A वाला सही है। समझ गए। सो आई रियली होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे भाई। मैंने बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है, हर एक चीज़ करी तुम्हारे लिए। एक लाइक कर सकते हो और मेरे लिए यार एक कमेंट में रेड हार्ट छोड़ देना अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी। हम लोग मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।